हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में। यहाँ पर बैंकिंग, रेलवे और भी जितने भी एसएससी और सीजीएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस, जीके से क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन, सारे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपके फ़ोन में भेज दिए जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए। लेट्स स्टार्ट। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हमें जान लेने चाहिए। पहला, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, खारा, जो पीने लायक ना हो। और यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और यह कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है? 1165 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लैगून एवं एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, ठीक है। ये चिल्का झील के बारे में कुछ एडिशनल है जो कि मतलब ये इसमें से भी सारे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस झील को कश्मीर के मुकुट का गहना कहा जाता है या श्रीनगर का गहना कहा जाता है? किस झील को कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना कहा जाता है? डल झील को। डल झील को हम क्या बोलते हैं? लेक ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। डल झील को लेक ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? केरल और लक्षद्वीप के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ? हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? कोची में स्थित है। कोची, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है और ये कवरंती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस जो है वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक सिंग वाला गेंडा कहाँ के लिए, मतलब किधर, कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंग वाले गेंडे को रखा गया है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिए क्या है? राइनोसेरोस यूनिक्रोनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? प्राकृतिक उपग्रह मतलब होता है नेचुरल सैटेलाइट। जैसे हमारे पृथ्वी के पास है मून नेचुरल सैटेलाइट, वैसे ही जो है किस ग्रह के पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो ऐसे ग्रह कितने हैं? वो हैं 2 ग्रह हैं। पहला शुक्र है, वीनस, बुध है और मरकरी, ठीक है। मतलब शुक्र और बुध, वीनस और मरकरी, मतलब शुक्र ग्रह है और बुध ग्रह है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। पहले तो देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब बनाया गया? इसको 1884 में बनाया गया। किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य मतलब बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। और यह जो बेरिंग स्ट्रेट है ये आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। संसद ही जो है कानून बनाती है और संसद ही संसद का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? कोलकाता शहर में है, ठीक है। कोलकाता शहर में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर में है। अब इसके बारे में कुछ एडिशनल नॉलेज देखिए क्या है, एडिशनल चीज़ें क्या हैं। यह स्मारक 1906
और 1921 के बीच महारानी विक्टोरिया के भारत में 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन डेली आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आपके चैनल पे नोटिफिकेशन जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूँ। हम आप सबके लिए GLGK के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन आपको एक न्यू वीडियो GLGK से रिलेटेड अपलोड कर दी जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हवाई जहाज़ के टायर भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह गैस काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है और साथ ही साथ इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। और तीसरी क्वालिटी इस गैस की ये होती है कि ये जंक नहीं लगने देती है। आयरन में और एल्युमिनियम में ये जंक नहीं लगने देती है, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अगस्त 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें भारत रत्न मिला था? तो किस वर्ष उन्हें भारत रत्न मिला था? वो था 2019 में मिला था। ठीक है, 2019 में भारत रत्न उनको दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? यह अभी भी अनिर्दिष्ट है, मतलब कि अभी भी ज्ञात नहीं है कि सिंधु घाटी की लिपि सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कब किया था? 1667 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, तो आप इसका नाम याद कर लीजिए। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, मुद्रा राक्षस हमेशा विशाल होता है, तो विशाल मतलब बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, तो इसलिए ये विशाल से विशाख याद कर लीजिए और राक्षस से मुद्रा राक्षस याद कर लीजिए। ठीक है, ये एक छोटा सा टिप था जो मैंने आप लोगों तक शेयर किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? तो किसके द्वारा सुनाया गया था सत्यमेव जयते पहली बार? मदन मोहन मालवीय द्वारा सुनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? वो था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद कर लीजिए। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पारित कर दिया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। इसमें कुछ एडिशनल नॉलेज भी है जिसे आप याद कर लीजिएगा, और वो क्या है? राज्य और राज से रिलेटेड पारंपरिक चित्रों के नाम है। ठीक है, तो पहला महाराष्ट्र में कौन सी चित्रकारी बहुत फेमस, मतलब चित्रकारी कौन सी चित्र वहाँ पे है? वो था वारली पिंगुली चित्रकारी। ठीक है, एक वारली फिर दूसरा पिंगुली चित्रकारी। ये दोनों चित्रकारी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारा।
आंध्र प्रदेश में कौन सी चित्रकारी होती है? वो लेपाक्षी चित्रकारी और कलमकारी चित्रकारी और सवारत चित्रकारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मणिपुर में कौन सी चित्रकारी होती है? वो खम्बाना काओ फाबा। ठीक है, ये चित्रकारी होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है? पश्चिम बंगाल में कौन सी चित्रकारी होती है? डोकरा कालीघाट चित्रकारी। ओके, तो आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ कमेंट में अगर आप लोगों को कुछ मुझे सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूं। जो हमने 2 दिन पहले सीरीज़ स्टार्ट की थी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसका आज पार्ट 3 मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूं। तो हमारे वीडियोस को अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको डेली वीडियोस वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो कौन से देवता थे? वो आदि शिव जी का मुद्रा पे चित्रांकन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? मतलब हड़प्पा कालीन का कौन सा स्थल गुजरात में था? वो लोथल था। ठीक है, लोथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मतलब मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जाना जाता है? तो वो मृतकों का टीला, डेथ वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? वो है बैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस वजह से जानी जाती है? वजह है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस वजह से जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए ना जानी जाती, क्योंकि वो नगरीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता को एक शहर था वो। ठीक है, पहला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए क्योंकि वहाँ पे नालियाँ जो होती थी वो ढकी हुआ करती थी, और काफ़ी साफ़ सफाई वहाँ पे रखी जाती थी, और लोगों का जो दरवाज़ा था वो अंदर की तरफ खुला करता था, मतलब जिसकी वजह से बाहर के धूल कण और मिट्टी विट्टी ये सारी चीज़ें अंदर ना पाए, इसीलिए खिड़कियाँ और दरवाजे जो थे उसके जो अंदर की तरफ खुला करते थे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि अपने नगर नियोजन की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, मतलब सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मतलब जहाँ चांदी सबसे पहले मिली है वो कौन सी जगह है? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, सबसे पहले चांदी कहाँ मिली है? वो है हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ये हमारी मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के चारों डायरेक्शन में कहाँ कहाँ तक वो फैली थी उसके बारे में कुछ है। तो ये कौन से हैं? क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीमा और स्थल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा जो थी वो कहाँ कहाँ तक थी और कौन सी जगह पे थी? ठीक है, कौन से स्थान पे थी, कौन से स्थल पे थी? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ लगती थी? सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो मांडा, मतलब जम्मू कश्मीर तक है, और सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा कहाँ तक है? देमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा कहाँ तक है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है जो कि। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ तक? उत्तराखंड, जो कि बलूचिस्तान में है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा के जो बर्तन हुआ करते थे उस पर वो किस रंग का उपयोग करते थे? तो वो कौन सा कलर था? वो लाल रंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? मतलब सिंधु सभ्यता जो टाइम पीरियड था वो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? तो वो क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है उसको। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल पे जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट की है हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम की। तो उसका आज पार्ट 4 है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके शरीर त्याग दिया, ठीक है, वो कौन से शासक थे? जैन धर्म अपना लिया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उपवास करके शरीर को त्याग दिया था इन्होंने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया स्वतंत्र? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने अलग किया। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? वो कौन थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, फोर्थ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कौन थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? दयाराम साहनी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून, विधवा का मतलब होता है वह औरतें जिनके पति युद्ध के दौरान या फिर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्त्रियों को विधवा बोलते हैं। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था? 1856 में। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था। 6th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। क्या होगा? 1858 के बाद। 1858 के बाद जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति लाई थी। फूट डालो का मतलब होता है जैसे हिंदू मुस्लिम करना और अपने घर में हमारे घर में आके हमारे ही लोगों के खिलाफ हमें भड़का देना, जिसकी वजह से हमारे बीच में झगड़ा और तनावपूर्ण माहौल बन जाएगा और वो जो है आसानी से हमारे ऊपर शासन कर सकेंगे। तो यह नीति अपनाने की वजह से ही वो इतने सालों तक हमारे इंडिया पे वो शासन किए थे। यही उनकी नीति रही थी। तो ये नीति कब ये लाए थे, कौन सी ईयर के बाद लाए थे? वो था 1858 के बाद यह नीति लाई गई थी। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो वो था 7 वर्षों तक चला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्यों का सबसे पहले तो जान लीजिए, आर्य जो थे वो मतलब हमारे इंडिया में कौन सी जगह से आए थे, उस जगह के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से आए थे आर्य। तो वो कौन सी जगह से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। केंद्रीय एशिया का मतलब होता है एशिया जो इंडिया भी एशिया का पार्ट है, पाकिस्तान एशिया का पार्ट है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सारे जितने भी आते हैं एशिया के ही पार्ट होते हैं। तो जो आर्य थे वो मध्य एशिया मतलब केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी? तो किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी? वो था आर्य अवधि में। ठीक है, इसका आंसर होगा आर्य अवधि में महाभारत और रामायण की रचना की गई थी। आइए 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने गुप्त समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आज का हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। ऐसे ही हम आपको डेली वीडियो अपलोड करके वीडियो के माध्यम से सारी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूं। जो हमने कुछ दिन पहले सीरीज़ स्टार्ट करी थी GS/GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका आज पार्ट 5 मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को आप लाइक करें। आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है?
आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। मतलब जो लोग उस टाइम पे प्राचीन भारत में सभ्य हुआ करते थे और वो श्रेष्ठ और कुलीन हुआ करते थे, उन्हें जो है आर्य बोला जाता था। ठीक है, और आर्य कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। मतलब भारत के उत्तर पश्चिम से आए थे वो, मतलब केंद्रीय एशिया से वो आए थे भारत में। ठीक है, कौन? आर्य। और ये कब आए थे? क्या टाइम पीरियड था? 7000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सामवेद संगीत का सार जो है वो सामवेद में है। तो उत्पत्ति जो है संगीत की वो कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। जब पुर्तगाली आए थे तो ये अपने साथ तंबाकू लेकर के आए थे और तब से ही तंबाकू का प्रचलन भारत में शुरू हो गया था। ठीक है, और ये तंबाकू बनता किससे है? निकोटियाना प्रजाति का एक पेड़ होता है जिसके पत्तों को सुखा के बनाया जाता है। क्या? तंबाकू। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो कौन था? कैप्टन हॉकिंस था जो 1613 में जहांगीर के दरबार में आया था। और किस वजह से आया था? तो वो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया था। जेम्स प्रथम का जो उन्होंने पत्र लिखा था जहांगीर को, वो पत्र ले करके कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई शहर है। ठीक है, मुंबई शहर को बोला जाता, मुंबई शहर जो है वो सालसेट द्वीप पर महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर स्थित है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था प्रथम गवर्नर? थॉमस स्माइथ था, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1609 से 1620 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। और कब की थी? 1605 में की थी। और ये जो डच थे वो भारत में कब आए थे? 1603 में आए थे। ठीक है, और ये मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री को स्थापित करी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरलोपर्स कौन थे? ठीक है, इंटरलोपर्स थे वो कौन थे? मतलब किसे कहा जाता था? तो जो इंटरलोपर्स थे वो अनधिकृत व्यापारियों को के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। मतलब यह जो है दूर दराज से आ रही बड़ी बड़ी नावों को ये लूट लिया करते थे। ठीक है, उस टाइम पे ये समुद्री लुटेरे बहुत ही ज़्यादा मात्रा, इन्हीं का नाम क्या दिया गया? इंटरलोपर्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने भेंट की थी। और शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब का मामा था कौन? शाइस्ता खान। और इसके बारे में कुछ और बातों को जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे विशेष रूप से शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है, हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट डे आपको ऐसे ही जीएस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू। मैं आप सबका अपने प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूँ। आज हम जीके जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पार्ट 6 लेकर के आए हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, तो अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो कौन था वो? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? द्वैत शासन बंगाल का जो था वो कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफ़रनामा लिखा? फारसी में जफ़रनामा किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। नेक्स्ट क्या है? सिखों ने सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे लग रहा है 3-4 बार मैंने देखा है सीजीएल के एग्ज़ाम में। इसको आप रट जाइए, इसको आप याद कर लीजिए। खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों ने सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा पराजित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो किनके बीच हुई थी संपन्न? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज़ का। आइए देखते हैं क्या है। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। ओके, आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है पार्ट 6 का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सारे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा कि याद हो जाए। एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप सेकेंड टाइम वीडियो देख करके सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। और अगर कुछ आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ भी मुझे सजेशन देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूँ। जो हमने सीरीज़ कुछ दिन पहले स्टार्ट करी थी जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स की, उसका आज पार्ट 7 लेकर के आई हूँ। तो हम अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था वो कौन प्रसिद्ध है? खारवेल। खारवेल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख हाथीकुंभा अभिलेख में भी मिलता है। हाथीकुंभा अभिलेख में इसका खारवेल का उल्लेख मिलता है। इसके राज्य अभिषेक से लेकर के इसके जन्म मृत्यु की जितनी भी गाथाएँ, जितनी भी कहानियाँ हैं, किस में मिलती हैं? हाथीकुंभा अभिलेख में मिलती है। और यह खारवेल जो है, आइए देखते हैं और क्या है इसके बारे में। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन कौन था? कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? खारवेल था। खारवेल के बारे में, जो कि कलिंग का महान शासक बोला जाता है, वो कौन था? किस वंश का? कलिंग के चेदी राजवंश का महान शासक का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? खारवेल था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? हाथीकुंभा अभिलेख में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएँ अत्यधिक विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के काल में खालसा की सीमाओं में अत्यधिक विकास हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? ठीक है, कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और ये विलय नीति में कितने राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? तो कितने राज्य थे? ये देखिए, एक सतारा है, जैतपुर है, संभलपुर है, झांसी है, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको जो है विलय नीति के जरिए अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। आइए विलय नीति के बारे में जानते हैं कि विलय नीति होता क्या था, ये कैसी नीति थी। विलय नीति को हम हड़प नीति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब किसी रियासत में उसका उत्तराधिकारी लड़का नहीं होता था, या उसका जो उत्तराधिकार है उसके लिए कोई राजा या कोई पुत्र नहीं होता था, तो वैसे रियासत को जो अंग्रेजी सरकार है, जो अंग्रेजी राज्य थे, वो अपने आप में मिला लेते थे। किसके थ्रू? हड़प ली जाती थी। उनकी जो रियासत है वो हड़प ली जाती थी, कंपनी द्वारा हड़प ली जाती थी, और कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना दिया जाता था उसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पर्दापण किया? कौन सा था? चंपारण था। ठीक है, चंपारण आंदोलन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? किसने बोला? बाबा गंगाधर तिलक ने। किसने तीनों 77 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने लिया था। बी आर अम्बेडकर ने लिया था। और देखिए, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था और बी आर अम्बेडकर ने क्या प्रस्तुत किया था, तो क्या मांग की थी? तो वो था ये दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। और सेकेंड गोलमेज में जब इन्होंने भाग लिया था तब क्या इनकी मांग थी? अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग इन्होंने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? स्टेपस कहते हैं उसको। ठीक है, स्टेपी। वहाँ के एरिया में जो घास पाई जाती है उस घास का नाम है स्टेपस नाम है उसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही एंटर करती हैं, उसके बाद वहाँ से वो बाकी सारे स्टेट्स में सूरज की रोशनी जाती है, लेकिन सबसे पहले कहाँ दस्तक देता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्या है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल किस मंडल में होता है? बादल क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ये आज की सीरीज़ हमारी स्टार्ट होती है, आज की सीरीज़ हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं CGL से लेकर के, और पेट जितने भी एग्ज़ाम होंगे, इन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूँ। जो हमने GLG के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसका आज पार्ट 8 लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। आइए चलिए हम अपने सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाथुला दर्रा के पार कौन सा देश है? नाथुला दर्रा के पार कौन सा देश बसा हुआ है? तो चीन बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? कौन से उद्योगों को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो कौन सा उद्योग है? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 83 नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के LPG गैस वितरण से। LPG गैस जो फ्री में बांटी जा रही है, किसको? सामान्य रूप से पिछड़े हुए वर्गों को जो LPG गैस फ्री में बांटी जा रही है, फ्री में वितरण हो रहा है, उसी को उज्ज्वला योजना का नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? जो फॉरेनर होते हैं, जो कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी आते हैं, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी वो अधिकार प्राप्त है? तो कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, 85 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष
रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। तो है क्या, इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के तहत जो है ये बात बोली गई है। आर्टिकल 33 में ये जो बलों को, सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 33 में, देखते हैं। आर्टिकल 33 के तहत संसद कर्तव्यों की उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन के रख रखाव के लिए भारतीय बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। मतलब ये कि जो अधिकारी होते हैं और या जो पुलिस में होते हैं या फिर कोई ऐसी पोस्ट पे होते हैं जो गवर्नमेंट की होती है, तो वो उनके अधिकारों के साथ कुछ उनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है आर्टिकल 33 के तहत। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? तो किसने की थी? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली भारत के राज्य राजस्थान में लागू की गई थी। आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में एडिशनल क्या है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कई बार देखे जा चुके हैं जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। तो ये देखिए सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान। और कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। और किसने किया? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? वर्धमान महावीर जी माने जाते हैं जैन धर्म के संस्थापक। और ये कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। तो ये जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थकर हुए हैं। लास्ट कौन थे? वर्धमान महावीर जो थे वो लास्ट थे, 24वें नंबर के तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बनी थी? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी। और ये क्यों बनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी जो था ये अपने फ़ायदे के लिए अपने कंट्री हमारे यहाँ से सामान को, हमारे यहाँ से नील की खेती करवाई जाती थी इंडिया में, और जितनी भी साधन वो सारे सामान को आसानी से रेलवे लाइन के थ्रू भेजा जा सके, व्यापार किया जा सके, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने ये रेलवे लाइन बनवाई थी। और ये रेलवे लाइन सबसे पहले कहाँ बिछी थी? 1853 में मुंबई और थाड़े के बीच में 1853 में इसको बिछाई गई थी, रेलवे लाइन को बिछाई गई थी। आइए 89 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी उन्होंने? 1939 में। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना कविता जो है वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ये बिस्मिल आज़िमाबादी ने लिखी है। और ये कब लिखी गई थी? 1921 में लिखी गई थी। और ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ लिखा गया था? तो बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है, आज की सीरीज़ हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हों तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूँ। आज हम रामसर से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रामसर साइट्स के बारे में कुछ आप लोगों को बेसिक सी जानकारी भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आगे हमें कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई गलती नहीं होगी। और होने वाले हैं कि रामसर साइट क्या है और इससे जुड़े प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट रामसर साइट। रामसर साइट होता क्या है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। रामसर साइट क्या है? ओके, रामसर साइट क्या है? तो ये एक वेटलैंड का मतलब होता है दलदली भूमि। ठीक है, दलदली भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो रामसर नाम है, इसका रामसर नाम क्यों पड़ा? ठीक है, ईरान देश के एक स्थान में हुई थी जिसका नाम रामसर था, इसीलिए इसका नाम जो है रामसर रखा गया। देखिए सबसे पहले रामसर संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? सबसे पहले रामसर संधि कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में हुई थी। कब हुई थी? ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि 2 फरवरी 1971 में हुई थी। क्या हुई थी? रामसर
संधि कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ईरान के एक स्थान में जिसका नाम रामसर था। इससे जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे हमें याद करना होगा। पहला देखिए प्रश्न क्या है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो टोटल 47 है। और यह हैदरगढ़ अभी फिलहाल जो है हैदरगढ़ जुड़ा है जिसकी वजह से 47 हो गया है, नहीं तो पहले क्या था 46 थे। अब जो है हैदरगढ़ जुड़ने की वजह से यह 47 हो चुका है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की का सबसे बड़ा रामसर स्थल, रामसर साइट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो वो है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि एक आर्द्र भूमि है। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और यह क्या नाम है इसका? रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कौन से स्टेट में है? भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ओके, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ रामसर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितना है? टोटल 9 है। टोटल 9 जो है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारत का सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? हमने आपको बताया था 47 नंबर का जो हैदरगढ़, जो यूपी के बिजनौर जिले में पड़ता है, वो अभी फिलहाल ही जुड़ा है, जल्दी ही जुड़ा है। तो ये 47 नंबर का कौन सा हुआ? हैदरगढ़, जो कि यूपी के बिजनौर में है। ओके, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो कौन सा है? उड़ीसा का पहला जो है वो उड़ीसा का चिल्का झील है, जो कि 1981 में हुआ था शामिल। और राजस्थान का केवला देव नेशनल पार्क है जो 1981 में, दोनों 1981 में जुड़ा था। इसीलिए हम दोनों याद रखेंगे कि दोनों जो है पहला रामसर स्थल दोनों को साथ में जोड़ा गया था, चिल्का झील और केवला देव नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो है आर्द्र भूमि और संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में किया गया। ठीक है, चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत में कितनी आर्द्र भूमि है? तो भारत में टोटल आर्द्र भूमि जो है वो 47 है। और अभी फिलहाल जो जुड़ा है वो हाल फिलहाल जो जुड़ा है वो कौन सा है? हैदरगढ़ है। हैदरगढ़ जो कि यूपी के बिजनौर में पड़ता है, वही है 47 नंबर का आर्द्र भूमि स्थल। ठीक है, आर्द्र भूमि रामसर स्थल। 2 फरवरी 2021 को रामसर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। रामसर शहर किस देश में स्थित है? हमने पहले वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि रामसर स्थल जो है वो कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। ईरान में एक स्थान है जिसका नाम रामसर है। और वहीं पे उसी जगह पे सबसे पहली बार इस संधि को रामसर संधि को का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? स्थापना कब हुई थी इसकी? 2 फरवरी 1971 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्या है। पूरे विश्व में कितने रामसर स्थल है? पूरे विश्व में कितने रामसर साइट्स हैं? तो टोटल कितनी है? 2400 रामसर साइट है। ठीक है, 2400 रामसर साइट्स टोटल है पूरे विश्व में। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस कंट्री में है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ओके, विश्व में सबसे बड़ा रामसर साइट कहाँ है? सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन से देश में है? बोलिविया में है। ठीक है, बोलिविया में। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला रामसर साइट कहाँ है? विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप में। नेक्स्ट देखिए क्या है। मोट्रोक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत का कौन सा आर्द्र भूमि शामिल है? तो कौन सा है? लोकटक झील शामिल है। भारत रामसर अभी समय में कब शामिल हुआ? मतलब कि भारत जो है रामसर साइट्स में कब शामिल हुआ था? तो कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ओके, तो यहाँ पे रामसर साइट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो सारे क्वेश्चन कवर अप करा दूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर वीडियो वॉच करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने प्रभा इंस्टीट्यूट एवन में स्वागत करती हूँ। जो हमने सीरीज़ कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका आज पार्ट 10 लेकर के आप लोग के सामने आई हूँ। तो आइए हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है।
आर्यों ने वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वो क्या था? पेशा था। जो आर्य थे वो वर्ण व्यवस्था, उनके टाइम पे जो वर्ण थे वो कैसे विभाजित होते थे? तो पेशे के आधार पे होते थे, मतलब जो जिसका पेशा होता था उसके अकॉर्डिंग ही उसका वही वर्ण हो जाता था, उसी कैटेगरी का हो जाता, उसी जाति का हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? तो किसे पराजित किया था? ग्रीक को पराजित किया था। ठीक है, ग्रीक को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो कब पहुंचा? 1498 में पहुंचा। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। यह एक पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली यात्री था। इसने कालीकट के शासक जेमुरिन से पुर्तगाल के लिए व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। मसालों का व्यापार करने के लिए जमोरिन से पुर्तगाल के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी किसने? वास्को डी गामा ने। यही रीज़न था कि यह भारत आया था 1498 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किसने किया? ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। ठीक है, ये जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उस टाइम पे अध्यक्ष थे कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसे मानते थे? दादा भाई नौरोजी को मानते थे। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि वह अपना आध्यात्मिक गुरु या फिर ये कह सकते हैं कि जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे वो किसे मानते थे? गणेश वासुलाल जोशी को मानते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, केसरी क्या है? एक मराठी समाचार पत्र है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण 1882 में पत्रकारिता के कारण इनको सजा हुई थी। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और क्यों इनको? देखिए, जो केसरी है, केसरी एक मराठी समाचार पत्र है। ठीक है, केसरी एक मराठी समाचार पत्र है, लेकिन केसरी लिखा किसने था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और ये बाल गंगाधर केसरी लिखे क्यों थे? ये बाल गंगाधर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ये केसरी लिखने पे सजा हुई थी। सजा क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्व्यवहार लेख लिखने के कारण इनको जो है बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में ढाका जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो किस वर्ष किया था? 1917 में किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। चंपारण सत्याग्रह 1917, जो कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो कि गांधी जी ने शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? सिक्किम में। दर्रा किस स्टेट में पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो किस में पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में भारत किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? पहले स्थान पे है। तो किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो माइका के उत्पादन में। और माइका होता क्या है? यह एक अभ्रक है, मतलब खनिज है। ओके, आज का सीरीज़ हमारा ख़त्म होता है और ऐसे ही हमारे GLG के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं या आने की जिनकी संभावना है, ऐसे ही मैं अपलोड करती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।